नमस्कार, मैं हूं वीरेश पांडे। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में ये जो बारिश है वो विराम लेने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन आप देख रहे हैं हमारा वीकली शो पूर्ण विराम, और इस विशेष शो में आज हम बात करेंगे कांग्रेस की। एक लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के अपने अध्यक्ष के चेहरे को सामने कर दिया है। ये चेहरा बहुत खास है इस लिहाज से कि कांग्रेस इसके माध्यम से एक बड़ा दांव खेलने जा रही है, और वो है उत्तर प्रदेश में मायावती को घेरने का। क्योंकि बृजलाल खाबरी काशीराम के शिष्य हैं, उसी काशीराम के जिनके नाम पर मायावती आज तक सियासत करती रही। के लिए प्रियंका गांधी ने यूपी में अपनी नई सेना तैयार कर ली है। अरसे से खाली चल रही उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की कुर्सी को आखिरकार नया प्रदेश अध्यक्ष मिल ही गया। और जिस बृजलाल खाबरी को सेनापति की कुर्सी पर बैठाया गया, वो न सिर्फ संगठन के लिहाज से बल्कि जातीय गणित के हिसाब से भी बहुत बड़े संदेश देते हैं। लक्ष्य 2024 का है और जुबान पर राहुल गांधी का नाम। चुनौती छोटी हो या बड़ी हो, समय के अनुरूप होती है। आज समय है, देश में जिस तरीके की महंगाई है, देश के अंदर जिस तरीके की बेरोजगारी है, देश के अंदर जिस तरीके का अन्याय अत्याचार है, देश के अंदर जिस तरीके का भय का वातावरण है, उन सबको देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस के अलावा इस प्रदेश और देश को कोई बचा नहीं सकता है, वो भी आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। बृजलाल खाबरी का नाम दो वजहों से चर्चा में है। पहला, वो दलित चेहरा है और दूसरा काशीराम के शिष्य रहे हैं, और उन्हें यूपी के मैदान में सबसे ऊपर बैठाकर सीधे सीधे मायावती के खिलाफ बड़ी रणनीति की तरफ इशारा किया गया है। सवाल ये था कि उन्हें चाहिए था एक ऐसा नेता जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, संगठन के काम जानता हो, दूसरे दलों की रणनीति को समझता हो और एक दलित चेहरे के रूप में पहचान भी हो। इसके साथ ही कांग्रेस ने यूपी में नया प्रयोग किया है। प्रदेश में संगठन में जातिगत संतुलन बनाए रखने के लिए पहली बार यूपी अध्यक्ष के साथ साथ 6 प्रांतीय अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, और इन प्रांतीय अध्यक्षों को चुनने में भी जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया, क्योंकि कांग्रेस फिर से अपने पुराने समीकरण दलित प्लस ब्राह्मण प्लस मुस्लिम की तरफ लौटती दिख रही। क्योंकि जो 6 प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए उसमें नकुल दुबे और योगेश दीक्षित ब्राह्मण हैं, अजय राय भूमिहार, वीरेंद्र चौधरी ओबीसी, अनिल यादव ओबीसी और नसीमुद्दीन सिद्दीकी मुस्लिम। और कहीं कहीं तक हम अपने आप को भी दोषी मानते हैं। हमने जब छोटे दलों के साथ अलायंस किया तो उसका फायदा उन छोटे दलों को हुआ। हमारे बीच से मायावती का वोट खिसक गया, हमारे बीच से एक माइनॉरिटी का वोट हमारा खिसक के चला गया, और बाकी आपके सामने हालात हैं। इसमें राजनीतिक दोष नहीं है, देश की जनता या कहीं की हो, हर एक परिवर्तन चाहती, नया एक्सपेरिमेंट करना चाहती। आज से 8-10 साल पहले तक जबकि यूपी की राजनीति में जातिगत समीकरण बहुत ज़्यादा हावी रहते थे, तब कांग्रेस बात करती थी कि सभी जाति के लोगों को हमें लेकर चलना चाहिए। और अब जबकि देश की राजनीति में, यूपी की राजनीति में जातिगत समीकरण बहुत ज़्यादा मायने नहीं रख रहे, तब कांग्रेस जाति की राजनीति पर आई है। तो प्रयास तो उसका अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सफलता मिल पाएगी। तो कांग्रेस के पास में ताकत थी, और जब कांग्रेस का अस्तित्व था तब तो कांग्रेस ने कभी किसी दलित को आगे बढ़ाने के लिए सोचा नहीं। और दूसरा, जिस प्रकार से देश में दलितों के जो सबसे बड़े महापुरुष पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हुए हैं, उनको किस प्रकार से अपमानित किया, बल्कि उनको चुनाव हराने का भी षड्यंत्र कांग्रेस के द्वारा किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस की ये टीम यूपी में कांग्रेस की नैया पार लगा पाएगी, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस की हालत को देखते हुए ये ताज कांटों से भरा लगता है, जिसका भार अजय कुमार लल्लू भी ज्यादा दिन तक नहीं उठा पाए थे। ऐसे में बृजलाल खाबरी क्या कांग्रेस को उसके पुराने दिन लौटा पाएंगे, वो भी तब जब वक्त बहुत मुश्किल हो। सही आदमी की पहचान करने के लिए
अपना कौन है, पराया कौन है, संगठन का कौन है, कौन क्या कुर्बानी दे सकता है, समाज में क्या काम कर सकता है, संगठन में क्या काम कर सकता है, ये दौर आना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं बुरा दौर नहीं मानता हूँ, बल्कि परीक्षा का दौर है ये। और परीक्षा में हमें मेहनत करके, कोशिश करके हमें खरा उतरना है। संगठन पे निरंतर जो प्रयास हो रहे हैं उसमें हम लोग कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस को जितना कमज़ोर आंका जा रहा है उतनी कांग्रेस कमज़ोर नहीं है। इस बार भी विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस ने बड़ी दमदारी से चुनाव लड़ा। अब वोट देने वाला ये गणितज्ञ जो है ये अलग मसला है, इसको हम कांग्रेस की कमजोरी पे नहीं देखते। कांग्रेस ने इस बार अपनी रणनीति को विस्तार दिया है, क्योंकि भाजपा की तर्ज पर ही उसने यूपी में 6 हिस्सों के हिसाब से रणनीति तैयार की है। नई टीम है और नया जोश है। ब्रिजलाल खाबरी के साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अजय राय, वीरेंद्र चौधरी, नकुल दुबे, अनिल यादव और योगेश दीक्षित रणनीति बनाएंगे। यूपी में 18 मंडल है और सभी को 3-3 मंडल की जिम्मेदारी दी जाएगी। माना जा रहा है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कानपुर, झांसी और चित्रकूट मंडल की जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि वो बांदा के ही मूल रूप से रहने वाले हैं। इसके अलावा अजय राय जो वाराणसी के हैं, उन्हें वाराणसी मंडल, मिर्जापुर मंडल और आजमगढ़ मंडल का प्रभार दिया जा सकता है, जबकि वीरेंद्र चौधरी जो पूर्वांचल के ही हिस्से से आते हैं, उन्हें गोरखपुर, प्रयागराज और बस्ती मंडल की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। जबकि नकुल दुबे जो कि हैं तो भदोही के, लेकिन लखनऊ और सीतापुर के आसपास राजनीति करते हैं, उन्हें लखनऊ और देवी पाटन मंडल की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। जबकि अनिल यादव जो इटावा के रहने वाले हैं, उन्हें आगरा, बरेली और मुरादाबाद मंडल की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और योगेश दीक्षित जो अलीगढ़ के रहने वाले हैं, उन्हें अलीगढ़, मेरठ और सहारनपुर मंडल की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। जो स्थितियां विधानसभा में रही हैं वो स्थिति लोकसभा में नहीं रहेगी। वो एक पोलराइजेशन का चुनाव था और एक उसको पूरी तरीके से पोलराइज कराया गया था। इस बार का जो चुनाव होगा वो देश की व्यवस्था पे होगा, देश की अर्थव्यवस्था पे होगा, महंगाई पे होगा, भ्रष्टाचार पे होगा। तो कांग्रेस 2024 में पूरी ताकत और पूरी दमखम के साथ लड़ेगी। आप देखिएगा पिछले 2022 में और 2024 में जमीन और आसमान का अंतर है। न तो हमारा संगठन कमज़ोर है, न पार्टी कभी कमज़ोर रही है। सांसदों विधायकों की गिनती कदापि करने योग्य नहीं है। अभी अगर आप 2000 के पहले का माहौल आप सोचेंगे, विचार करेंगे, या 2007 के पहले का विचार आप देखेंगे, तो 2010 तक भारतीय जनता पार्टी कहीं अता पता नहीं था। कांग्रेस ही इस देश में मात्र विकल्प है जो कि हिंदुस्तान को उसका जो रूप है उसको दे सकती है और उसको सही दिशा में ले जा सकती है। स्वाभाविक है कि हम आज कमज़ोर हैं, इसमें कोई, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो इसके पीछे कई कारण हैं। इस संगठन एक कारण नहीं है, कई कारण हैं। लगातार 30 वर्षों से, लगभग 32 वर्षों से हम लोग सत्ता से बाहर हैं। तो जब भी कोई पार्टी लगातार सत्ता से बाहर होती है तो तमाम कार्यकर्ताओं का उस पार्टी से मोहभंग होता है और दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि हम सत्ता से इतने दूर हैं। यूपी में कांग्रेस के पास खोने के लिए तो कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन जिस वक्त में वो अपनी रणनीति को धार दे रही, उस वक्त में भाजपा का रथ सबसे ज्यादा मजबूत है। माताजी, भाई और बहन दोनों के भी सारे ही प्रयास यहाँ विफल हुए। अंततोगत्वा राहुल गांधी हार गए चुनाव और केरल से पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश लगभग छोड़ सा दिया है। तो मुझे लगता है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अस्तित्व विहीन है और कुछ भी प्रयोग कर रही है उसका कोई फल नहीं निकलना। चुनाव दर चुनाव कांग्रेस ने कई रणनीति बनाई, हर बार उसकी रणनीति फेल होती गई। इस बार नया चुनाव है और नई टीम के साथ कांग्रेस मैदान में है। सवाल है क्या नतीजा भी नया होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। करीब करीब 200 दिनों बाद कांग्रेस को उसका प्रदेश अध्यक्ष मिला है, लेकिन सवाल ये उठता है कि 24 के लिए क्या ये कांग्रेस की दावेदारी है या फिर किसी बड़े खेल की तैयारी है? क्योंकि कांग्रेस ने अपने जितने भी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है, उनका अतीत कहीं ना कहीं, कभी ना कभी बसपा से जुड़ा है। यानी कांग्रेस कोई ऐसी तैयारी बसपा के खिलाफ तो नहीं कर रही जिसकी बड़ी तस्वीर 24 में सबके सामने आ सकती है।
क्या जो काम अखिलेश यादव नहीं कर पा रहे वो काम प्रियंका गांधी कर देंगी? क्या जो लक्ष्य भाजपा ने तय किया है उस पर प्रियंका पानी फेर देंगी? इन सवालों को भले ही हंसी में टाल दिया जाए, लेकिन प्रियंका गांधी ने जो रणनीति तैयार की है वो बसपा के साथ साथ भाजपा का भी गेम बिगाड़ती नजर आती है। क्योंकि जिस ब्रिजलाल खाबरी को यूपी की कमान सौंपी गई वो लंबे समय तक बसपा के साथ रहे और कई पदों पर काम भी किया। अब यही ब्रिजलाल खाबरी बसपा के खिलाफ रणनीति तैयार करने लगे हैं। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक था, जो कभी कांग्रेस का बेस हुआ करता था, बीच में वो हाथी में चला गया। आज हाथी बिल्कुल बैठा नजर आ रहा है, चल ही नहीं रहा वो बिल्कुल। तो जो हमारा मानना है कि जो बैठा हुआ है हाथी, उसके साथ जुटे हुए लोग वो एहसास कर चुके हैं अब हाथी चलने वाला नहीं है। लिहाजा हमें अन्याय अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस के साथ चलना पड़ेगा, तभी हमारा भला हो सकता है। ब्रजलाल जमीन के नेता हैं, दूसरे दल से आए हैं जो कि दलितों के मसीहा के रूप में और दलितों के सिंबल के रूप में जाना जाता है बहुजन समाज पार्टी। वहाँ की कार्यप्रणाली जानते हैं, उसमें जोनल कोऑर्डिनेटर तक रहे, तो यानी कि संगठन का काम भी जानते हैं। दलित चेहरे की बात है, ब्रजलाल जी को उन्होंने उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। अब ब्रजलाल जी कोई मायावती से बड़ा दलित चेहरा तो है नहीं, तो जब मायावती ही इस चुनाव में नहीं चल पाई एक दलित चेहरे के रूप में, तो कांग्रेस क्या कुछ निकाल पाएगी? मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज्यादा कोई कामयाबी कांग्रेस को मिलेगी। सिर्फ ब्रिजलाल खाबरी ही नहीं, कांग्रेस ने जिन 7 योद्धाओं को 24 की जिम्मेदारी सौंपी है उसमें से कई पुराने बसपाई हैं, चाहे फिर नकुल दुबे हों या नसीमुद्दीन सिद्दीकी। बूथ मैनेजमेंट के बाद जो हमारा ग्राम सभा कमेटियां हैं, जो हमारी न्याय पंचायत कमेटियां हैं, जो हमारी ब्लॉक कमेटियां हैं, उनको सक्रिय करना है। और सक्रिय करने के बाद जहां एक तरफ जनहित की समस्याएं उठाना है, वहीं दूसरी तरफ जनहित के कार्य भी करना है। कहीं ना कहीं उनमें मंथन चल रहा है दलितों में और मुस्लिमों में कि कोई और विकल्प मिल जाए तो उसे तलाशें। कांग्रेस ने इसी उनके मनमानस को समझते हुए ये कोशिश की है कि दलित चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, और जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हुए या अन्य मुस्लिम नेता हुए जो दूसरे दलों से आए हैं उनको अपने साथ जोड़ा, ताकि किसी तरह से कोशिश कर रही है वो कि दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम का वो जो गठजोड़ होता था उनका स्वर्णिम काल वाला, वो लौट सके। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं को जन्म देने की ताकत खो चुकी है, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से दूसरे दलों से जिनको कुछ नहीं मिल रहा उनको वो लाकर कांग्रेस का नेतृत्व सौंपना चाहते हैं। तो कांग्रेस का जब तक ये चलता रहेगा तब तक मुझे लगता है कि कोई उनका भला नहीं हो सकता है। वो इसी प्रकार के नए नए प्रयोग करते रहेंगे। पिछले कुछ चुनावों में बसपा का ग्राफ बहुत तेजी से गिरा है। माना जाता है कि बसपा के कोर वोटर का एक बड़ा हिस्सा भाजपा की तरफ चला गया और अब बाकी बचे हिस्से पर सपा और कांग्रेस की नजर है। नारा तो सर्व समाज का दिया जाता है, लेकिन खाबरी को अध्यक्ष बनाकर प्रियंका ने जो दांव चला है उसकी चुभन बसपा दफ्तर तक जरूर पैदा हो रही होगी। हमें निचले स्तर पे जाके और जिस जोन में जो लोग काम करेंगे, जो प्रांत में काम करेंगे, उनको पूरा अधिकार सहित रहेगा कि अपने प्रांत में कांग्रेस को मजबूत करने को वो सभी प्रयास करेंगे जिससे हमारी पार्टी मजबूत हो। संगठन अगर कमजोर होता तो पिछली बार भी हम सारी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े, हमारे हर बूथों पर बस्ते लगे। एक माहौल जो झूठ का पुलिंदा इन्होंने बनाने का प्रयास किया, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा जनता का जो निर्णय है वो हमारे फरमाते हैं, बट ये सही बात है आज नहीं तो कल, लेकिन 2024 में निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। अभी 1.5 साल का समय है, हम अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ हम बढ़ाएंगे। जब हम ताकत अपनी बढ़ाएंगे तो जिसको हमारे एक मानसिकता के साथ लोग आना चाहेंगे वो आएगा। और मैं इतना बताना चाहूँगा कि इस बार का जो चुनाव होगा वो पूरी तरीके से लामबंद और मजबूती के साथ लड़ाई होने वाली। ऐसा 25 साल के बाद हुआ जब यूपी में कांग्रेस ने किसी दलित को अध्यक्ष बनाया, और ये दांव अगर सफल हो गया तो न सिर्फ कांग्रेस को खुशी होगी बल्कि सपा की राह भी आसान हो सकती है। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, उनकी अपनी रणनीति है, वो जिसको चाहें बनाएं, क्योंकि दलित उनसे दूर हो गए थे। शुरुआती दौर में सारा दलित कांग्रेस के साथ था। हो सकता है कि दलितों को जोड़ने की एक मुहिम चल रही हो, उन्होंने इसलिए ऐसा करा हो। अब जिनको बहुजन समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया और ऐसे लोगों को लेकर
कांग्रेस जो है काठ की हांडी चढ़ाना चाहती है। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी फर्क कांग्रेस को पड़ेगा। वैसे तो यूपी में कांग्रेस के पास कुछ और दलित चेहरे भी थे, लेकिन प्रियंका को तलाश थी एक ऐसे चेहरे की जिसका संपर्क बसपा से रहा हो, और बृजलाल खाबरी का चेहरा सामने आते ही इस सवाल पर पूर्ण विराम लग गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ये वही बृजलाल खाबरी हैं जो 1999 में लोकसभा बसपा के टिकट पर जीत चुके हैं। इन्हें काशीराम ने राज्यसभा भी भेजा था। ये बसपा के दलित सेल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। कुल मिलाकर खाबरी को संगठन का बड़ा अनुभव है। लेकिन क्या ये अनुभव यूपी में कांग्रेस को जिंदा कर पाएगा? लेकिन खाबरी को शीर्ष पद पर बैठाकर कांग्रेस ये संदेश जरूर देना चाहती है कि वो अपने बिछड़े हुए दलित वोट बैंक को पटरी पर लाना चाहती है। लेकिन क्या ये सफल हो पाएगा? बड़ा सवाल है। तीन दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका। यूपी में कांग्रेस सत्ता में नहीं लौट पाई। तमाम चेहरे सामने आए, तमाम प्रयोग किए गए, लेकिन सपा और बसपा के गठन के बाद से यूपी में कांग्रेस का दायरा सिमटता चला गया। जो दलित वोट बैंक था उस पर बसपा ने हक जमा लिया, जो मुस्लिम वोट था वो सपा की तरफ कूच कर गया, और जो ब्राह्मण वोट बैंक था वो भी टुकड़ों टुकड़ों में बट गया। अब कांग्रेस उसे ही वापस लाने की तैयारी कर रही, और एक एक नेता को उसका टारगेट दे दिया गया है। आज पूरे प्रदेश का एक एक मतदाता कांग्रेस की तरफ देख रहा है। उसने छोटे छोटे दलों को भी देखा है, उन दलों की सरकारें भी बनी हैं, लेकिन ये छोटे छोटे दल भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक हो गए हैं, घुटने टेक दिए हैं। केवल और केवल एक ही नेता है जो राहुल गांधी जी हैं, जो देश हो चाहे प्रदेश हो, चाहे प्रदेशों के और वो सब जगह पर अकेले दम लड़ते नजर आ रहे हैं। राहुल जी बरसात में अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन लाखों लोग और भीगते मौसम में ग्राउंड से एक बच्चा नहीं हटा। बच्चे, बूढ़े, जवान सब राहुल जी के साथ हैं। तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि किसी तरीके की कोई कमी है? आने दीजिए, उत्तर भारत में आने दीजिए। ये भारत जोड़ो जो है पदयात्रा एक नया इनकलाब लेकर के सामने आई है। जो भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनको रोकने का जबरदस्त कांग्रेस ने ये कदम उठाया है। राहुल गांधी जी की जो ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, उस यात्रा के माध्यम से इस देश के एक एक नागरिक तक संदेश पहुंच चुका है कि अब झूठ को भगाना है और कांग्रेस को लाना है। तो जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, तो उत्तर प्रदेश का जो संगठन मैं देख रहा हूं, उत्तर प्रदेश में कहीं कोई कमजोरी नहीं है। ये कुछ लोगों की कृपा है। अब किनकी कृपा है आप समझ जाइए इशारे से। तो जिस दिन कांग्रेस उठना चाहेगी उस दिन कांग्रेस आपको उठ के खड़ी दिखाई पड़ेगी। ब्राह्मण और मुस्लिम वोट बैंक के मोर्चे पर कांग्रेस ने पिछले लंबे वक्त से काम तेज किया है। फिर चाहे इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेजना हो या फिर प्रमोद तिवारी को उच्च सदन तक पहुंचाना हो, लेकिन बड़े दिनों के बाद यह दिखाई दिया जब कांग्रेस की रणनीति में दलित भी दिखाई देने लगे। ये नई सियासत है जो पुराने रास्ते पर चलती दिखाई देती है। और बृजलाल खाबरी को ये नियंत्रित कर सकते हैं, विचारधारा से प्रभावित कर सकते हैं। फिर उसकी एक पैठ है, उसे उनकी वर्किंग मालूम है कि दलित मतदाताओं के मन में क्या रहता है, उनको कैसे टटोला जाएगा, वहाँ तक कैसे पहुँच बनाई जाएगी। तो बहुजन समाज पार्टी की जो कार्यप्रणाली है, उस कार्यप्रणाली को चूंकि साथ में लेके आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को इसका लाभ थोड़ा मिले ज़्यादा मिले, पर लाभ ज़रूर मिलेगा। देखिए हो क्या रहा है, बसपा ढलान की तरफ है, ढल रही है। लगता है जैसे कि बसपा की शाम आ चुकी है। तो भाजपा का भी पूरा प्रयास है कि बसपा का जो भी वोट बैंक है वो भाजपा अपने कब्जे में ले, और कांग्रेस भी उसी प्रयास की तरफ चल पड़ी है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप लोहे को खींच रहे हैं तो कम से कम कुछ चुंबकीय प्रभाव आपके अपने अंदर भी तो होना चाहिए। वो तो है नहीं। अब इधर भी एक लोहा रख दिया, इधर भी एक लोहा रख दिया, उनको वो मिल ही नहीं सकते। दलित वोट बैंक को लेकर प्रियंका का प्लान
कितना मजबूत है इसे इस बात से समझिए कि टॉप 7 नेताओं में 4 की पृष्ठभूमि बसपा की रही है। हालांकि विरोधी इस नीति पर हमला करते हैं, लेकिन कांग्रेस को भरोसा है कि उसका ये प्लान एक न एक दिन सफल जरूर होगा। ना नेतृत्व बचा है, ना ही नेता बचे हैं और ना ही कोई नीति और नियत है। उसी का परिणाम है कि ये आउटसोर्सिंग 5-5 क्षेत्रीय अध्यक्ष जो उन्होंने लिए बसपा से लिए। इससे पहले क्या 2017 से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी के पास 43 विधायक थे? कौन सा ऐसी बात से जादू का छड़ी आ गई जो जनता ने मन बना लिया, जनता ने उसके प्रति उसकी सोच बदली, जनता ने उसको सत्ता सौंप दी। तो ऐसा ही वक्त आने वाला है जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूती से लड़ेगी और अपने बल पे लड़ने का प्रयास करेगी। हम लोगों ने उसके लिए तैयारी की है। बहुत सी चीज़ें अभी जो आपको हम नहीं बता रहे हैं, आने वाले समय में बताएंगे, उसके बारे में आपको ब्रीफ करेंगे। जो ब्लूप्रिंट है 2022 के चुनाव में प्रियंका ने महिलाओं के नाम पर शुद्ध रूप से सियासत की, लेकिन संगठन में कमजोरी की बीमारी ने कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ने दिया और औंधे मुंह गिरने के बाद आलाकमान को समझ आ गया कि जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक हर प्रचार बेमानी साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इंदिरा और राजीव गांधी के जमाने तक दलित कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। इतिहास गवाह है कि इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ का नारा दलितों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा। वक्त बदलता गया और यूपी की सियासत भी। यूपी की कांग्रेस धीरे धीरे वहां की जातिगत दलदल की राजनीति में फंसती चली गई और बसपा के उदय के साथ ही बचा खुचा कांग्रेस का वोट बैंक वो भी खत्म होता गया। और आज स्थिति ये है कि अब कांग्रेस के पास दलितों के बहुत कम वोट हैं। खबरी के जरिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अब अपने अच्छे दिनों की तलाश कर रही है। विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की जोर शोर से एंट्री हुई थी। लेकिन नतीजे आए तो प्रियंका के हाथ खाली रहे। न प्लान पास हुआ, न उम्मीदें परवान चढ़ी। हालांकि इशारा यह है कि प्रियंका फिर से 24 के लिए यूपी में मेहनत करने उतर सकती है। चुनाव का कोई साल भर तो बीता नहीं है। असेंबली चुनाव के कितने दिन हुए हैं? अब सरकार जो है वो मार्च अप्रैल में बनी है, तो अभी कुछ महीने हुए हैं। कोई ऐसा थोड़ी कि एक साल बीत गया प्रियंका जी नहीं आई हैं। आई हैं, उन्होंने समय दिया है और समय देंगी। संगठन में उन्होंने पूरा अपनी ताकत लगाई है और लगाएंगी। उन्हीं के निर्देश पे ही हम लोग काम कर रहे हैं और काम करेंगे। यानी यूपी में क्या हो रहा है इस पर प्रियंका की पूरी नजर है और ऐसा भी हो सकता है कि रायबरेली या अमेठी कहीं से प्रियंका चुनाव लड़ती नजर आए। प्रियंका गांधी का घर है उत्तर प्रदेश, पूरा परिवार इलाहाबाद का रहने वाला है, सारे यहाँ के लोग हैं। कहाँ जाएंगे? उत्तर प्रदेश छोड़कर कहाँ जाएंगे? वो कुछ काम ऐसे पार्टी के हैं, पार्टी में जिम्मेदारियाँ उस पर काम कर रही हैं। अभी बीच में माँ की तबीयत खराब थी सोनिया जी की, तो उसमें परिवार के साथ लगातार काम कर रही थी, उनकी सेवा कर रही थी। अब निश्चित तौर से सोनिया जी ठीक हो गई हैं और प्रियंका जी पूरा समय उत्तर प्रदेश को देंगी और पूरा दमदारी के साथ हम सब लोग तो यहाँ मांग करेंगे प्रियंका जी इस बार 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ें उत्तर प्रदेश से। प्रियंका के सामने चुनौतियां पहले भी थीं और वही चुनौतियां आज भी हैं। लेकिन लंबे समय बाद ऐसा दिख रहा कि कांग्रेस यूपी में ऊपर उठने के लिए कोई कदम उठा रही है। लेकिन जमीन पर मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि न नेताओं की फौज बची है और न ही जोश और जुनून। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ना ही कांग्रेस के कैडर है। जिले जिले में मुश्किल से 10-5 लोग भी कांग्रेस के नाम पर बचे हों तो बड़ी बात है। ऐसे में कांग्रेस का चुनाव में रहना या नहीं रहना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब सामने 24 का चुनाव है और कांग्रेस के पास 1.5 साल से भी कम का वक्त। प्रियंका ने संगठन में जान फूंकने की कोशिश तो की है, लेकिन पार्ट टाइम पॉलिटिक्स को लेकर लगने वाले आरोपों का भी उन्हें जवाब देना होगा। पदयात्रा के साथ राहुल ने इसकी शुरुआत जरूर कर दी, लेकिन यूपी में अभी भी ऐसे किसी बड़े कार्यक्रम का इंतजार है।
जमीन पे उतर के लोगों से जुड़ना होगा। जब वो ऐसा कर पाएंगे तभी जाके कांग्रेस के जिंदा होने की कोई आशा जगेगी, अन्यथा प्रियंका हो, राहुल हो, ये सब कार्यक्रम करते रह जाएं। अगर लोकल जिला के जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, या जिन्होंने अच्छे काल में रेवड़ियाँ खाई हैं, रबड़ी खाई है सत्ता की, वो अगर नहीं जुटेंगे, ज़मीन पर नहीं जाएंगे, तो कांग्रेस कैसे जिंदा होगी? संगठन को दोबारा से ताकतवर बनाना होगा, खड़ा करना होगा और इन लोगों को सड़क पर उतरना होगा, तभी काम होगा। सारे प्लान फेल हो जाएंगे अगर इस जमीन पर उतर कर काम नहीं करेंगे। कांग्रेस को यूपी में इतनी मेहनत करनी होगी जितनी किसी नई पार्टी को खड़ी करने में करनी होती है, और बिना बड़े नेताओं के ऐसा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एबीपी गंगा से बात करते हुए प्रियंका ने साफ कह दिया था कि उन नेताओं के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं जो मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़कर चले गए थे। ये बड़ी बात कह रही है प्रियंका जी। मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ। जो इन परिस्थितियों में अपनी पार्टी को छोड़ के चले जाए, जिसकी लड़ने की हिम्मत नहीं है, उसके लिए इस पार्टी के चाहे वो कोई भी हो, उत्तर प्रदेश में जब तक मैं प्रभारी हूँ दरवाजे बंद रहेंगे। क्योंकि अमूमन राजनीति में तो कहते हैं कि जब हिम्मत चाहिए थी लड़ने के लिए, जब आपको लड़ना चाहिए था, तब आप दुम दबा के भागे, और अब आपको फिर से जगह मिलनी चाहिए। अब 24 के चुनाव के लिए प्रियंका फिर से यूपी में दम भरने वाली है, लेकिन इस बार नतीजा क्या होगा इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी, क्योंकि इस बार अगर प्रियंका का प्लान फेल हो गया तो उनके राजनीतिक भविष्य पर कई सवाल खड़े हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी में कांग्रेस की स्थिति अकेले दम पर जीतने लायक हरगिज नहीं दिखाई देती। ऐसे में कांग्रेस का ये दांव कई सवाल खड़ा करते हैं, जिसका जवाब समय समय पर मिलता रहेगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस भारी बारिश में मैं छतरी लेकर पूर्णविराम शो कर रहा हूं, लेकिन इसी भारी बारिश में राहुल गांधी भीगते हुए अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। कहा जाता है ना, परिश्रम का फल मीठा होता है, लेकिन फल मीठा हो या खट्टा अभी भविष्य के गर्भ में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।